जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित भोर का तारा, यह एकांकी के बारे में बताना जा रही है। एकांकी तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने इसके बारे में पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि एकांकी किसे कहा जाता है। जिस प्रकार नाटक रंगमंच पर अभिनय किया जाता है या नाटक को किया जाता है, उसी प्रकार एकांकी को भी रंगमंच पर अभिनय करके दिखाया जाता है। अथवा यह एक दृश्य काव्य है, एक अंक में समाप्त होने वाली, इसको हम एकांकी कहते हैं। नाटक में बहुत कुछ अंश रहता है, तो किसी एक अंश जो एकांकी की कथा रहती है। भोर का तारा आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सुबह उठते ही थोड़ा सा उजाला होता है और आकाश में आप लोगों को एक तारा दिखाई देती है ना। जैसे जैसे वह उजाला बढ़ता जाता है और यह तारा उस उजाले में विलीन होता हुआ, वही भोर का तारा, एक ही तारा स्पष्ट रूप से हमें उसको दिखाई देती है। वह भोर का तारा जो है, इस एकांकी का समय जो रहा है, गुप्त वंश के अंतिम सम्राट स्कंदगुप्त, इसका समय है 455 ईस्वी, यानी कि 1565 साल के पहले, यानी कि उस समय में यह लिखी हुई एकांकी का वह वातावरण है। स्कंदगुप्त सम्राट थे और उस पर हुणों ने आक्रमण किया था। तब साम्राज्य पर संकट आ पड़ी थी। उस अवसर पर शेखर एक कवि है, वह अपनी ओजपूर्ण वाणी से और कलम से लोगों को किस प्रकार जागृत करता है, राष्ट्र की रक्षा के लिए उनको किस प्रकार तैयार कर देता है, तो उसी विषय को इस एकांकी में गुंथा है। जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के 16 जुलाई 1917 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा नामक गांव जो है, वहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने समाज के कुछ समस्याओं को, वो समस्या हमें देखने के लिए सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसका जड़ बहुत मजबूत है, और उन समस्याओं को बहुत आसानी से, हास्यास्पद ढंग से उसको किस प्रकार व्यक्ति वैयक्तिक जो लाभ है उसको समष्टि के रूप में परिवर्तित करने का जो ढंग को उन्होंने इस एकांकी के द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रेम मनुष्य के वैयक्तिक है, हर एक व्यक्ति प्रेम करता है। उस प्रेम की परम काष्ठा वह तब होती है जब वह राष्ट्र की उन्नति के लिए, सर्व के हित के लिए उसको परिवर्तित की जाए, और यही इस एकांकी का मर्म जो है। उन्होंने इस प्रेम को मानव जीवन के चरम नहीं, बल्कि उस प्रेम को राष्ट्र की रक्षा के लिए परिवर्तित करने के एक विचार इस एकांकी के द्वारा प्रस्तुत किया है। एकांकी का जो आरंभ है, प्रथम दृश्य में कवि का कमरा जो है, और कवि के बारे में आप लोग जानते हैं कि कवि की वेशभूषा जानते हैं। कवि यानी कि आप लोगों के दिमाग में कैसे रहता है, एक बगल में झोला लटका हुआ, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए,
बाल भी उसके लंबे हो, वेशभूषा में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, सरल ही रहता है, हर एक चीजों में वह ध्यान देता है ना। तो एक कवि के बाह्य रूप हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और यदि उसके कोई भी लिखता है तो उसके कमरे में, घर में आप लोगों ने झांक लिया तो आप लोगों को पता चलता है कि कितने पन्ने पड़े हुए रहते हैं, किताबें इधर उधर पड़ी रहती हैं, अस्त व्यस्त चीजें रहती हैं। तो उसी प्रकार एकांकी के आरंभ में प्रथम दृश्य में शेखर का कमरा जो है, और शेखर एक कवि है, उसके कमरे में बाईने दो द्वार जो है, एक अंदर आने का और एक बाहर जाने के द्वार जो है, उसी में कहीं उन्होंने उनके लिखने की जो किताबें हैं, पढ़ने की किताबें हैं, कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, वहीं कुछ कपड़े हैं, झोली टंगा हुआ है। इस प्रकार अस्त व्यस्त यानी कि सज्जित रूप से रखा नहीं, ऐसा वह कमरे का वातावरण जो है। कुछ लिख रहा है, लिखते लिखते कुछ सोच रहा है, और सूझने के बाद अचानक फिर लिखता है। ऐसे वातावरण में कभी अपने लिखने के मग्न जो है, इस संदर्भ पर उसका मित्र माधव का प्रवेश वहां हो जाता है। माधव उसको बुलाता है, लेकिन कवि का ध्यान नहीं है वहां, वो अपने कार्य में मग्न है। फिर उसको बुलाता है, फिर बुलाने के बाद शेखर का ध्यान माधव की ओर जाता है। तो माधव आता है कि क्या काम चल रहा है, तो वो बता देता है कि अपनी कविता गुनगुनाता है। तुम्हें अर्थ समझ में आ गया? तुमने कभी भोर का तारा को देखा है क्या? इस प्रकार बता देता है। तो वह सुबह का भोर का तारा, तो वह तारा अभी कल्पना में वह डूब जाता है। वह तारा प्रभात से मिलने के इंतजार में रहता है, कामना में रहता है। उसमें नीला उसका झरी जकड़ा हुआ, झरी से जकड़ी हुई वह नीली साड़ी, हवा में वह तैरते तैरते, उसी प्रकार सूरज प्रभात के किरण बढ़ते चला जाता है, तो भोर का तारा उसमें विलीन हो जाता है ना। तो ये कवि कहते कहते माधव उसे कहता है कि बचा कौन है? सिर्फ प्रभात नहीं, वो कहता है कि ये भोर का तारा उसमें विलीन हो गया है, उसके आंचल में समा गया है। इस प्रकार एक कवि की कल्पना है। अब वो माधव उससे बता देता है कि माधव एक दरबारी व्यक्ति जो है, वह स्कंदगुप्त के दरबार में काम करता है। अरे तुम तो आकाश पर उड़ते रहते हो, कवि की कल्पना है। कन्नड़ में कहा जाता है रवि काणदनु कवि कंडा, इस प्रकार कहा जाता है ना। तो वैसे ही जहां सूरज के किरण नहीं पहुंच पाते हैं, वहां कवि की नजर पहुंच जाती है, कहने का मतलब यह। उसी प्रकार माधव उससे कहता है कि अरे तुम आकाश में विचरण कर, कम से कम धरती पर आ जाओ, ऐसे उसको बता देता है। अरे तुम लोगों की धरती में क्या कर रहे हो? तो वो बता देता है कि तुम तो सपने में भरे रहते हो, स्वप्न देखना अर्थात स्वहृदय से, है ना। अब वो कवि कहता है कि अरे स्वप्न नहीं, हम तो हृदय को जानते हैं। तुम लोग क्या करते हैं? सुलझन का नाम लेते हैं और उलझाते रहते हो। अर्थात क्या है? हम डिसिप्लिन कहते हैं, समस्याएं कहते हैं, इसको हल करने का कहते हैं। उन समस्याओं को हल कर, कभी भी समस्याएं हल हो चुकी है क्या? आज तक वैसे ही समस्याएं, बहुत सारे समाज में ऐसी समस्याएं हैं। गरीबी की समस्या, दहेज की समस्या, है ना, स्त्री समस्या, आज भी सब उलझा गई है क्या? वो नहीं। इसी प्रकार कवि कह रहा है कि अरे तुम तो कर्तव्य, ड्यूटी, काम ऐसे कहते हो, समस्याओं को सुलझाने का कहते हो, लेकिन और उलझाते रहते हो। इन दोनों के बातों में, अर्थात एक कर्तव्य की और एक सहृदय की, हृदय भावना की, इन दोनों में विचार आपस में आदान प्रदान हो जाता है। तभी माधव शेखर से कहता है कि क्या मेरी प्रेमिका की, प्रेयसी की याद आ रही है क्या? अब शेखर बता देता है कि
कहाँ वो प्रेयसी? स्कंदगुप्त के दरबार में रहने वाली उनके मंत्री देवदत्त की बहन, वो कहाँ है और मैं कहाँ हूं? मैं एक साधारण कवि, वो एक बड़े मंत्री की बहन जो है। हम दोनों के प्रेम को, एक ऐसे प्रेम जो है वो कभी भी मिल नहीं सकता। जिस प्रकार के एक नदी रहती है और नदी के दोनों तट रहते हैं, है ना? नदी के बिना तट नहीं है और तट के बिना नदी नहीं है। और इस नदी के दोनों तट के समान हम दोनों का प्रेम है, इस प्रकार शेखर बता देता है। वो कभी मिल नहीं सकते। जब वो नदी उबड़ खाबड़ में जाती है, टेढ़ी मेढ़ी में जाती है ना, तो उसमें वो दोनों किनारे रहते हैं, अर्थात सुख दुख में, कष्ट में, इस सब में दोनों साथ देते हैं, लेकिन कभी भी मिलेंगे नहीं। और यही हमारा प्यार है। इस प्रकार शेखर अपने प्यार के प्रति निराशा व्यक्त करता है। तब माधव उसे बता देता है कि यदि नदी सूख गई तो दोनों किनारे एक हो सकते हैं। क्या तुम बोल देते हो? उसमें कहीं रसिकता रहती है क्या? पानी नहीं तो बिना पानी के नदी में। इस प्रकार शेखर बता देते हैं। तभी वह कहता है कि नहीं, न मुमकिन कुछ भी नहीं है, वहां भी रसिकता है। वो बता देता है कि मैं आपको मुख्य विषय को बताने के लिए भूल गया। मैं इसलिए आपको आम पद यह बताने के लिए आया था कि आज दरबार में एक बहुत सुंदर घटना हो गई। छाया गा रही थी। गाते समय वह गाना इतना पसंद आया कि सम्राट ने कहा है कि एक गाने के लिए महत्वता दी। तब गायिका ने कहा है कि गाना पसंद करने के पहले उस गायक को पसंद कीजिए, उस गायक को महत्वता दीजिए। सॉरी, गाना पसंद करने के पहले जो गाना लिखे हुए लेखक जो है, उस लेखक को प्राधान्यता दीजिए। आज भी हम ऐसे ही करते हैं ना कि बहुत सुंदर सुंदर सिनेमा के गीत, कविताएं आप लोग गाते हैं, आपको बहुत पसंद आती है, लेकिन उस रचना के, उस गीतकार कौन जो है, किसने वह लिखे है, वो किसी को पता नहीं चलता है, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ छाया कहती है कि इस गाना को पसंद करने के पहले ये गीत किसने लिखा है उसको जानिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। अब ठीक है, सम्राट सोचते हैं कि कौन है वो गीतकार जिन्होंने रचना की है। अब वह शेखर, तो शेखर को बुलाया दिया गया, दरबारी उसको कवि बना दिया जाए। अब अच्छा, माधव बता देता है कि ये सबको आपको अभी दरबारी कवि बनाने जा रहे, और वो भी किसके कारण? छाया के कारण। अब शेखर कहता है कि मुझे, शेखर को आश्चर्य हो जाता है कि वो एक सामान्य ऐसे, वो कविता अच्छी लिखती थी, ऐसे एक कवि जो है और अचानक उसको दरबारी कवि बना दिया जाए। और ये साहित्यकारों का भी ऐसा ही है, कब उनको सम्मान मिल जाते हैं वो पता नहीं चलता है, और किसी कृति को कब प्रमुखता मिल जाती है वो भी पता नहीं चलता है ना। तो उसी प्रकार शेखर को आश्चर्य हो गया। तब माधव उसको कहते हैं कि शेखर तुम ही है ना, तो ठीक है, कल तुम दरबार में जाओगे। तो इस प्रकार शेखर एक दरबार के श्रेष्ठ कवि बन गए। यह प्रथम दृश्य समाप्त हो जाता है। अब प्रथम दृश्य में कवि की कल्पना जो है, इसके पहले माधव और शेखर के बातों में पता चलता है। शेखर कहते हैं कि राज दरबार में एक भिक्षुक आती थी और मैं उसको रोज भिक्षा देता था। किस लिए तुम्हें मालूम है क्या? तब माधव उसे बता देता है कि क्यों देता था। भिक्षुक है नहीं, मैं उसमें सौंदर्य देखता था। किस प्रकार का सौंदर्य? उसके मुरझाए हुए, सिकुड़े हुए चेहरा,
दुख से भरा हुआ वो आंखें, झलकती आंखें, हाथ पसराए हुए, मांगने के हाथ पसराए हुए उसके हाथ, कांपने वाले हड्डी, हाथ, पांव, उसी में मैं सौंदर्य देखता था। इसीलिए मैं उसको भिक्षा देता था। अर्थात यहाँ कवि की कल्पना, कवि हर एक चीजों में हृदयता देखता है ना, हृदय, सहृदयपन, उसी सौंदर्य में देखता है और अपने काव्य में उसको चित्रित करता है, उसको उजागर करता है। निराला की वह भिक्षुक कविता भी आप पढ़िए उसको, भिक्षुक कविता के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। तो इस प्रकार कवि हर हर कोने में, चाहे तो वह रंग या चाहे तो कितने भी धनी क्यों ना, आकाश के नहीं पाताल के भी क्यों नहीं, इन भावनाओं को भांप लेता है और अपनी कलम से उसको चित्रबद्ध कर देता है। ये कवि की कल्पना है। और इसके रची हुई कविता को पढ़कर हम रस स्वादन करते हैं। स्वादन करने के लिए भी एक हमें बहुत सहृदयपन चाहिए। अब ठीक है, शेखर के काव्य दरबार में बहुत पसंद है। अब दूसरे दृश्य में यह है कि शेखर छाया उज्जैन के एक महल जो है, स्कंदगुप्त के एक महल में शेखर और छाया दोनों एक साथ रह रहे, पति पत्नी पद का। अब वातावरण अलग है। पहले एकांकी में कवि के ऐसे कोना था, अब कोने में व्यवस्थित रूप से वहां साज सजाया हुआ है, जहां कपड़े रखना है वहां रखे गए हैं, जहां किताबें सवार कर रखी गई है। और छाया एक सुंदर गीत, रसिक गीत गुनगुनाती हुई अंगीठी में आग प्रज्वलित कर रही है। बहुत ठंड है, उस ठंड के लिए अंगीठी में आग प्रज्वलित वह कर रही है और गुनगुनाती है, अपनी काम में मग्न है। शेखर का प्रवेश हुआ है। शेखर के हाथ में एक ऐसी किताब जो है, एक ऊनी शाल उन्होंने पहना हुआ है, गले में एक माला है। अर्थात दरबार में उसकी सत्कार हो गई। उनकी कविता बहुत प्रसन्न है सम्राट को, सुंदर सुंदर कविता लिखते। अब ठीक है, वो छाया को बुलाता है, छाया का गुनगुनाता हुआ गीत सुनता है और मुस्कुराता है, और अंदर आते हुए छाया को कह देता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुना दूं। हाँ सुना दो। वो बता देता है कि एक कवि था, राज के दरबार में कविता लिखता था, गाता था, और राजा को उसकी कविता इतनी पसंद थी कि रोज वह एक एक कविता ही सुना देता था राजा को, और वह बहुत खुश हो जाता था। राजा ने उससे कहा कि तुम दो मुझे 3 कविताएं सुना दो। तब कवि ने कहा है कि नहीं, मैं यह कविता प्रातः काल के तीसरे प्रहर में ही वहां लिखता हूं, और सुबह उसके समाप्त होते ही मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करता हूं। उसके बाद कविता की रचना नहीं होती है। अब राजा चुप रहता है सुनकर। तो ठीक है, अब राजा ने ठान लिया कि कवि के घर में वेश बदल कर देखना है कि कविता कब वह लिखना है। अब वेश बदल करके कवि के घर में वह आ गया, देख लिया। रात के तीसरे प्रहर के समय में एक सुंदर बाग में वह एक सुंदर गुनगुनाए हुए संगीत सुनाई दिया, और इस संगीत के साथ साथ कवि की कलम भी हिलने लगी, नाचने लगी, अर्थात वह लिखने लगा। अब राजा को समझ में आ गया, भोर में वह लिखता है कि ठीक है। अब राजा चुप रहता है। तब छाया बता देती है कि अच्छा ठीक है, वो कवि कौन है
उसका नाम शेखर है, उसके गले में माला है, उसके लंबे बाल है, ढीले ढीले कपड़े हैं, इस प्रकार बता देना। अच्छा, और वो गायिका कौन मालूम है? उसकी पत्नी है। और वो बता देती है कि पुरुष जब अपने काम करते करते थक जाता है, अर्थात काम करते करते रहते जिस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, वह बता देते हैं, पुरुष जब जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहला ही कर ले। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ नहीं। और उसके बाद अब चांदनी बीत जाती है, तब कविता निरव हो जाती है, और तब पुरुष को चट्टान की फिर याद आती है, या चट्टान फिर उसको बुलाती है, और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरों से छूट गया हो। और स्त्री के लिए वही अंधेरा, वही सुनसान। क्या कितनी मार्मिक कथा है, देख लीजिए। लेखक बता रहे हैं कि पुरुष अपनी कामयाबी के लिए अपनी जिम्मेदारी को घर में छोड़कर चला जाता है, लेकिन और वह चला जाता है और अपने कार्य में निरत रहता है और उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। यहाँ छाया भी एक गायिका है, हमें नहीं भूलना है। लेकिन आज वह घर के सभी काम संभाल रही है, चाहे तो वह स्त्री होकर, जिम्मेदारियां स्त्री को बहुत सारी है। घर संभालना, घर को संभालना, आने वाले अतिथि के सत्कार करना, सभी लोगों को परोसना, बच्चों को संभालना, इन सभी जिम्मेदारियों से वह बाहर नहीं जा पा रही है। और उन्होंने ये भी बताया है, जब चांदनी बीत जाती है, कविता निरव हो जाती है, और फिर वह उसको चट्टान की याद आ जाती है। अर्थात जब स्त्री अपने काम में व्यस्त रहती है, तब उससे निरव होता है वो, और वह क्या करते हैं, कर्म में व्यस्त हो जाती है। बहुत सारे उसको बोझ है, काम के जिम्मेदारी है, उसमें व्यस्त होती है। तो पुरुष अपने कर्तव्य की ओर, चट्टान की ओर जाने की कोशिश करता है। तब शेखर उसे बता देता है, नहीं, छाया के बिना, उस प्रभात के बिना वह, उसकी कविताएं अधूरी है। क्योंकि सूने चट्टानों में तो जीवन ही सुखी है, और जब वो बोर हो जाता है ना, वो प्रातः काल में क्यों लिखता है कि आप देख लीजिए, जो भी साधना करते हैं प्रातः काल में, वह बहने वाली हवा जो है, सुंदर आवाज जो है, संगीत जैसा है ना, पंछियों के कलरव है, मंद हवा बहती है, सूरज की लालिमा है, एक प्रकार के सौंदर्य जो है वो प्रातः काल में मात्र आप लोगों को मिलेगा, है ना। और इसीलिए कोई भी साधक, जो आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी साधक प्रातः काल में उठकर उसके साधना में निरत रहते हैं। तो इसी प्रकार कवि कहता है कि नहीं, मेरे उस छाया के, अर्थात भोर के तारा के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। हाँ, मैं एक भूल ही गया कि आज मैं एक आपको अमूल्य चीज दिखाना चाहता हूँ। और वह जो उन्होंने हाथ में वह ग्रंथ लेकर लाया था ना, वह रखा था टेबल पर, तो वह उठाकर छाया को दिखा देता है। अच्छा, नहीं ग्रंथ? छाया उसको बहुत संभाल करके उस किताब को देखते हैं कि नहीं ग्रंथ है, भोर का तारा। अच्छा, ये कब आपने लिखा है? मुझसे छिपा कर लिखा। तब शेखर कहता है कि ज्ञात है तुम्हें कि जब स्कंदगुप्त, देवदत्त, उसका भाई जो मंत्री देवदत्त और माधव दोनों
तक्षशिला की ओर गए थे और उस अवसर पर छाया और शेखर के मुलाकात हो जाती है। और उसी समय में मैंने एक ग्रंथ की रचना की थी। कितना स्वर्णिम अवसर था वो प्रथम मुलाकात में। हाँ, वो कहती है कि मुझे आज भी याद है जब माधव तुम्हें मेरे भाई के पास लेकर आया था। कितना सुंदर। अर्थात यहाँ प्रथम मुलाकात जो है व्यक्तियों की अनजाने में जो हो जाता, परस्पर अपरिचित रहते, और प्रथम मुलाकात में जो एक स्मृति जो रहती है वह शाश्वत है। तो इसी प्रकार वह कहते हैं कि मैं भी भूल नहीं जाती। तो उसी क्षण तब से मैं वह लिखते आ गया था और यह अत्यंत हमारे प्रेम के मधुर स्मृति का यह ग्रंथ जो है भोर का तारा। तो छाया को बहुत पसंद आती है, बहुत खुश हो जाती है उस कृति को वह देखकर। और वह बाद में कहती है कि कहीं यह कृति हमारे हाथ से बिछुड़ न जाए, बहुत संभाल कर उसको रखना चाहिए। तब शेखर कहता है कि हाँ, ये तो संभाल कर रखी दिया जाएगा, नहीं तो इसके बिना हमारा कथा अधूरी जो है। इसमें सभी हमारी प्रेम कथा साज सजा करके अत्यंत कोमल रूप से इसको लिखा गया है। ये राजा पढ़कर अत्यंत खुश हो जाएंगे और कल मुझे दरबार में सर्वश्रेष्ठ कवि माना दिया जाएगा, अथवा उच्च उत्तुंग शिखर पर मैं पहुंच जाऊंगा इस कृति के कारण। भोर का तारा, इस प्रकार वह अपने कल्पना में डूब जाता है। छाया भी बहुत खुश हो जाती है। इसी अवसर पर माधव का प्रवेश होता है। माधव का वेशभूषा बहुत, यानी कि माधव बहुत व्यस्त है। उसकी वेश से पता चलता है कि वह चिंतित है, घबरा हुआ है, डरा हुआ है। अस्त व्यस्त वेश से वह आया हुआ है और आते ही बीच में आता है, शेखर, छाया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम लोगों से कुछ भीख मांगने के लिए आया हूं, इस प्रकार कहते। तब शेखर और छाया अभी अभी प्रेम की बातें कर रहे थे, अपनी कल्पना में विचरण कर रहे थे। ऐसे में अचानक इस प्रकार की जो माधव के बातों को सुनकर उन्हें अजीब लगता है, तो उतना ध्यान नहीं देते। तब माधव कहता है कि आज तक्षशिला पर आपत्ति आ गई है। गुप्त साम्राज्य कष्ट में जो है, क्योंकि हुणों ने आक्रमण किया है और साम्राज्य कष्ट में जो है। और इस अवसर पर हमें कुछ करना है। पश्चिमोत्तर सीमा की तरफ सभी जगह आग लग गई है। हुणों ने वहां एक प्रदेश को, अवनी राज्य को ध्वंस कर डाला है और तक्षशिला को कुचल दिया है। मैं वहीं से आया हूं भाग भाग कर, और मुझे यह काम सौंपा दिया है कि तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए बताया दिया गया है कि जागृत करो। और ये वीर देवदत्त ने, मंत्री देवदत्त ने मुझे भेजा है। देवदत्त ने अंतिम में मुझे यह भी बताया था कि तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देकर तुम आ जाओ। जब तक्षशिला के 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र के पीछा करते करते हुणों
जाल में देवदत्त फंस गए और उसने वीर गति प्राप्त की। चाहे तो वह अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से वापस भाग कर आ सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया और मुझे भेजा चेतावनी, यह सूचना देने के लिए, तक्षशिला और पुत्र को वहां चेतावनी देने के लिए, सूचना देने के लिए मुझे भेजा दिया गया। अब छाया को आघात हो जाता है, क्या भाई, अर्थात मंत्री उसका भाई था ना देवदत्त, वो आघात से नीचे गिर जाती है और माधव बताता जा रहा है कि शेखर, आज तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम दोनों से ऐसे भीख मांगने के लिए आया हूं कि हमारे साम्राज्य में आपत्ति आ गई है। तुम्हारी वाणी की ओजस्वी क्या है, उस ओजस्वी भरी हुई वाणी से सभी लोगों को जागृत करो, उनको उठाओ। सुप्त अवस्था में सोए हुए हमारे युवा लोग जो है उनको जगा दो। साम्राज्य के कोने कोने में तुम जाओ और उस अपनी ओज भरी वाणी से उनको होश में लाओ, ताकि वे उस वाणी से प्रभावित होकर अपने देश के लिए सज्जित हो जाए, देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार वो बता देते, वो बताता जा रहा है और शेखर ठंड से अपनी उस कृति को हाथ में ले लेता है जाकर। एक और अत्यंत प्रेम से सजाकर उन्होंने अपनी प्रेम की छाया और उसकी दोनों की प्रेम की उस स्मरण को अत्यंत सुंदर से उन्होंने भोर का तारा वह लिखा था, उसको देख लेता है, हाथ से बहुत सुंदर से उस कृति को संवारता है और एक तरफ उसको पन्नी उठाकर देखता है, फिर एक व्यंग्य हंसी हंसता है, हंसकर तुरंत उस पुस्तक को फाड़ देता है और उस अंगीठी में प्रज्वलित किए हुए आग में वह डाल देता है। उससे ज्वाला भड़क जाती है। अब छाया दुखी में थी भाई की विलक के कारण। अब उस ज्वाला को देखकर वह उसको होश आ जाता है, शेखर वो क्या किया तुमने?